हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बस की यात्रा पाठ का एक्सप्लेन करूंगी। सभी व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी बस के द्वारा या फिर ट्रेन से या हवाई जहाज से यात्रा जरूर करते हैं और हर एक यात्रा का अपना एक अलग आनंद होता है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने यात्रा के विषय में अपनी रोचक अनुभव को लिखा है, जिनको पढ़ने से हमें भी आनंद मिलता है और उनको पढ़ने के बाद हमें भी हमारी किसी यात्रा की याद आ जाती है कि कभी कभी किसी यात्रा में परेशानी भी हुई रहती है। कभी किसी यात्रा को हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, यानी उसमें हमें बहुत आनंद भी मिलता है। कभी हम अपने परिवार के साथ जाते हैं तो उसमें भी छोटी मोटी जो आनंद मिलते रहती है किसी के व्यवहार के द्वारा। तो कभी उस बस के द्वारा कह सकते हैं या फिर जो ट्रेन से जाते हैं उसकी भी अपनी एक अलग ही अनुभव होता है और ट्रेन की यात्रा लगभग सभी को पसंद भी होती है। और कहा भी जाता है कि भारत में जो यातायात का सबसे बड़ा साधन है वो ट्रेन है। तो वो तो भाई बहुत काफी लंबी दूरी के लिए होता है, लेकिन बस की भी यात्रा बहुत अच्छी होती है और ज्यादातर लोग बस में सफर करते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई है, जो हास्य व्यंग लेखक है। हास्य व्यंग का मतलब होता है कि हंसी हंसी में कोई ऐसी बात कहना जिसमें मैसेज भी हो और सामने वाले को तकलीफ भी ना हो और दुख ना लगे कि हाँ मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा इन्होंने। तो वही है बस की यात्रा। लेखक का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। जो लेखक थे वो अपने 5 मित्रों के साथ, यानी अपने 5 जो उनके फ्रेंड थे उनके साथ उनको जाना था एक्चुअली जबलपुर। वहां से ट्रेन पकड़ना था उनको। तो वहां जबलपुर जाने के लिए भी उनको बस की यात्रा करनी थी। भाई जहाँ पे वो रहे होंगे वहां से पहले उनको बस से जाना था, फिर उसके बाद वहां से जबलपुर की ट्रेन उनको मिलने वाली थी। तो फिर वही लेखक अपने 5 मित्रों के साथ शाम को 4 बजे की बस से वो चले थे और इस बस से उन्हें पन्ना पहुंचना था। और वो बस जो थी कंपनी की, सतना के जो थी कंपनी, वो घंटे भर के बाद मिलती वहां पे। तो फिर उसके बाद वहां से वो जबलपुर की ट्रेन में बैठते और सुबह अपने घर पहुंच जाते। तो जो उनके मित्र थे, 5 जन थे, तो उसमें से 2 जन ऐसे थे जिनको कि सुबह सुबह भाई अपने ऑफिस पहुंचना था। इसलिए उन लोगों ने इतना निर्णय लिया था कि पहले बस से, उसके बाद ट्रेन से, उसके बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए उनको जाना भी काफी जरूरी था और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और लोगों ने सलाह भी दी थी कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे कोई किसी से कहेगा कि भाई आप बहुत समझदार हैं, आप इस बस से सफर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं सबके मन में ये डर हो जाता है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बस से नहीं सफर करना है। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं या फिर बस ऐसी है, भाई क्या बात है कि क्यों लोग मना करते हैं। तो लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ओ क्यों लोग मना करते थे। वो बस की जो हालत थी उसको देख करके लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, यानी उसके प्रति उनके मन में आदर भाव उत्पन्न हो गया था। और वो जो बस थी वो बहुत ही वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी एकदम से बूढ़ापा कह सकते हैं या अत्यंत ही बूढ़ा कह सकते हैं। तो वो बस की हालत ऐसी थी कि जिसको देख करके लेखक लग गया था कि ये जब इतनी जीर्ण शीर्ण या इतनी खस्ता हालत में ये बस है तो सही में ये क्या हमको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी, और लोग इसीलिए शायद मना कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इसको व्यंग में ऐसे भी कहा है कि सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, अर्थात ये बस इतनी ज्यादा पुरानी थी कि लेखक ने कहा कि चलो अच्छी बात है कि ये बहुत अनुभवी बस है, क्योंकि ये इतनी पुरानी है तो इसके अनुभव भी बहुत ज्यादा है। और लोग इसीलिए इस बस से सफर करने के लिए मना करते थे। क्यों? क्योंकि भाई वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापा में इस बस को कष्ट नहीं देना चाहते थे। और वाकई में ये बस यात्रा करने के नहीं बल्कि पूजा करने के योग्य है। और जो बस को देख के ही मन में इतनी दया आ रही है उस पे हम कैसे बैठ सकते हैं, कैसे सवार हो सकते हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, जो बाकी लोग भी थे वो लोग भी उस बस से जा रहे थे। तो लेखक ने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। ये जो प्रश्न है उन्होंने एक तरीके से कहिए कि व्यंग में ही पूछा था कि भाई ये बस उसकी हालत देख करके उनको ऐसा लगता था कि शायद ये नहीं चलती होगी। तो वहीं वो कहते हैं कि ये बस चलती भी है।
तो फटाक से उन्होंने उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं चलती है, अभी चलेगी। और उन्होंने कहा कि हाँ भाई चलती है और ये अभी अभी चलने लगेगी। तो फिर लेखक ने कहा वही तो हम भी देखना चाहते हैं, ये अपने आप चलती है क्या, और चलती भी है तो कैसे चलती है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो वही लेखक व्यंग में कह रहे थे कि अच्छा चलती है, ये तो अपने आप ही चलती होगी। फिर जो कंपनी के हिस्सेदार कहे भाई ये आप भी क्या बात कर रहे हो, क्या अपने आप कोई बस चलती है, जैसे सभी बस चलती वैसी है। फिर जो लेखक थे वो थोड़ा सा किसी चीज को अगर देख करके मन में एक तरीके से कहिए कॉन्फिडेंस नहीं रह जाए, वही लेखक का भी हाल था कि वो थोड़ा मन उनका आगे पीछे करने लगा कि इसमें बैठूं कि नहीं बैठूं। तो फिर जो उनके मित्र थे वो एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो वो कहते हैं कि भाई नई नवेली जो बस होती है उनको ज्यादा अनुभव होता नहीं है, ये काफी पुरानी बस है, अनुभवी है, तो इसलिए ये ज्यादा भरोसेमंद होगी और हमें अपने बच्चों की तरह गोद में बिठा करके ये चलेगी। तो फिर क्या करे भाई, लेखक न चाहते हुए भी उसमें बैठ गए। और जो लोग उनको छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे कि लग रहा था कि उन्हें वो अंतिम विदाई दे रहे हों। और उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर हो, चाहे आदमी को तो कूच करने के लिए एक निमित्त ही चाहिए। अब लेखक का जो मन था वो ऐसा लग रहा था कि जो लोग उनको छोड़ने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको अंतिम बार विदा कर रहे हो कि भाई अब आप चलिए। और वैसे भी जो इस जीवन में और इस धरती पर जो आया है वो सबको तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, बस कोई ना कोई निमित्त अर्थात कोई ना कोई कारण होता है। हो सकता है आपके अंतिम यात्रा और जाने के ऊपर यही एक कारण हो, ये बस ही आपका कारण बन जाए। तो जब लेखक बस में बैठ गए और इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये बस में इंजन नहीं है, ये पूरा बस ही इंजन है। और वो सब के सब पूरा का पूरा बस इतना हिल रहा था। उसमें कांच जो थे यानी खिड़कियों पे जो कांच लगे थे वो भी बहुत कम बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उन कांचों से बचना जो यात्री थे उनके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि पूरी की पूरी बस की जो इंजन की वजह से हिल रही थी। और ऐसा लगता था कि जो वो कांच है वो भी टूट करके हमको लग जाएंगे, यानी जो यात्री बैठे थे उनको लग जाएंगे। इसीलिए लेखक ने क्या किया कि पहले तो भाई लोग जब बसों में या कहीं पे ट्रेन में बैठते हैं तो खिड़की की तरफ बैठते हैं, भाई विंडो सीट सबको चाहिए होती है। लेकिन लेखक ने जब बस की हालत देखी तो और इंजन स्टार्ट हुआ तो वो तुरंत खिड़की से दूर सरक गए कि भाई कम से कम इस कांच से तो बचे रहेंगे। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो ये इंजन है वो उनकी सीट के नीचे ही लगा हुआ है, अर्थात उसमें इतना शोर हो रहा था, पूरी की पूरी बस हिल रही थी, कांच हिल रहे थे और सीट भी एकदम हिल ही रही थी। तो लेखक को महसूस ही नहीं हो रहा था कि जो बस के आगे इंजन है उनको लग रहा था कि वो खुद उसी इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो बस आगे बढ़ी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गांधी जी ने जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था तो उस समय की ये बस होगी। और उस समय शायद ये जवान रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है कि हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, यानी उस बस का कोई भी पार्ट एक दूसरे पार्ट का सहयोग नहीं कर रहा था, सब के सब एक दूसरे से असहयोग ही कर रहे थे। खिड़की की जो कांच थी वो अलग ही हिल रहा था, इंजन अलग था, सीट अपने हिसाब से हिलडुल रही थी। और पूरी की पूरी बस की ये हालत थी कि पूरे बस के जितने पार्ट थे वो सब एक दूसरे से बिल्कुल असहयोग कर रहे थे। और इसीलिए इन्होंने व्यंग में कहा कि ये उस समय के गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन चला था उस समय की बस रही होगी, इसीलिए उसका असर इस बस पे ऐसा पड़ा हुआ है कि इसके कोई भी पार्ट एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। फिर लेखक उसी क्रम में आगे कहते हैं कि जो सीट जिसपे हम बैठे थे वो बस की बॉडी अर्थात जो बस का बाकी का पार्ट था उससे असहयोग कर रहा था, लग रहा था सीट कभी अपने मन से ही आगे बढ़ रही है, कभी पीछे है। और लेखक को तो कभी ऐसा भी अनुभव हो रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं इस सीट पर बैठा रहूं और ये बस ही आगे निकल जाए और सीट यहीं की यहीं रह जाए। और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि जब थोड़ा और आगे चलता था तो ऐसा लगता है कि सारे भेदभाव मिट गए हैं, सब कुछ एक ही हो चुका है, क्या पार्ट है, क्या सीट है, क्या खिड़की है, क्या बस का इंजन है, सब एक हो चुका है। और ये समझ में ही नहीं आ रहा था लेखक को कि मैं सीट के ऊपर बैठा हूँ कि ये सीट हमारे ऊपर बैठी हुई है। फिर यही सब चलते चलते ये सब होते होते ये अनुभव लेते हुए लेखक चल रहे थे कि तब तक अचानक बस जो थी रास्ते में रुक गई।
तो फिर पता चला कि भाई जो इसके बस की पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है, तो जिसकी वजह से पेट्रोल लीक हो रहा है। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और एक पाइप डालकर उसे इंजन में डालने लगे, पेट्रोल को पाइप में से बाल्टी में से इंजन में डालने लगे। तो लेखक जो थे वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो बस है ये ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको इंजन को निकाल करके अपनी गोद में रख लेंगे और नली से उसको पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बोतल में दूध भर के पिलाती है, और वही हालत इस इंजन का भी होगा। और उन्होंने ऐसा किया भी कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस बस का इंजन निकाला गया, फिर उसको पेट्रोल पाइप और बाल्टी में जो डाले पेट्रोल रखा था उसमें से फिर पिलाने लगे, अर्थात उस इंजन में डालने लगे। और ये सब करने के बाद चलिए फाइनली अंततोगत्वा जो बस थी वो इंजन उनका सही हुआ और पेट्रोल टंकी जो बना दी गई। फिर बस की रफ्तार अपना फिर वही 15-20 की रही होगी, मतलब इतना धीरे 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 चल रही थी कि पूछिए मत। और जो लेखक थे वो ये सोच रहे थे कि इस बस पे भरोसा करना सही नहीं था, कभी भी इसका ब्रेक फेल हो सकता है, इसकी स्टीयरिंग टूट सकती है, यानी इस बस के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस बस का कोई भी पार्ट सही था नहीं और ये अत्यंत ही पुराना बस था और जिसको कि रिटायर कर देना चाहिए था, अर्थात इस बस को कहीं ले जा करके खड़े कर देना चाहिए था। इतने यात्रियों के जीवन के साथ इस बस में बैठा करके खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भाई बस के मालिक थे वो उसको घसीटे जा रहे थे। और जब भी हम किसी ट्रेन में या फिर बस में कहीं पे बैठते हैं तो जो बगल का यानी रोड के किनारे का जो दृश्य होता है, प्राकृतिक दृश्य, कभी नदी, कभी पहाड़, झरने, तो वो सारे जो दृश्य होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और दोनों तरफ जैसे पेड़ होते हैं, पक्षी होते हैं उस पे बैठे हुए, तो वो सारे दृश्य, इसीलिए तो लोग विंडो सीट पे बैठते भी हैं क्योंकि उन्हें वो दृश्य देखना होता है और वो बहुत सुंदर भी होते थे। लेकिन लेखक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब भी कोई पेड़ उस बस के साइड से गुजरता था या सामने आते हुए उन्हें दिखता था तो लेखक एकदम डर जाते थे और वो हर एक पेड़ को अपना दुश्मन ही समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी पेड़ आएगा और बस उसमें टकरा जाएगी और हम लोगों का सबका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो क्या होता था कि जब भी कोई पेड़ आता था तो लेखक पहले से ही ईश्वर का नाम लेने लगते थे और जैसे वो बस निकल जाती थी तो थोड़ी सी वो राहत की सांस भी लेते थे। और जब एक पेड़ निकल जाती थी तो फिर दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगते थे, कहीं अब दूसरे पेड़ में न टकरा जाए, कहीं दूसरा पेड़ न दिख जाए। और इसी तरीके से जब कोई झील, नदी या फिर रहा जैसे कह सकते हैं कि छोटा मोटा पुल या फिर झरना आता था तो भी उन्हें ये डर लगता था कि कहीं ये बस इसमें न गिर जाए और इसी में गोते खाने लगा, अर्थात इसी में लगे डुबकी लगाने और हम सबको उसमें डुबा न दे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक वो बस फिर से रुक गई। तो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों की पर वह चली नहीं। तो फिर जब भी यानी अब यहाँ से सभी ने हो गया, आंदोलन पूरी तरीके से शुरू हो गया कि वो कितना भी प्रयास कर रहे थे लेकिन वो बस नहीं चल रही थी। फिर जो कंपनी के हिस्सेदार साहब थे, यानी जो जिनकी बस थी, जो उसके थोड़े मालिक थे कह सकते हैं कंपनी के हिस्सेदार होने की वजह से, तो उन्होंने तुरंत लोगों को भरोसे में लेने के लिए कहा कि भाई ये बस जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, बस ये इत्तेफाक की बात है, कभी कभी हो जाता है, गाड़ी है खराब हो जाती है, क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये बस एकदम नंबर 1 की बस है, इसमें कोई कमी नहीं है। फिर किसी तरीके से बस चलती है और रात हो गई है। चांदनी रात में जो वृक्षों की छाया है वो खाली एक छाया ही दिखाई दे रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं था। तो जो बस चल रही थी वो उसकी हालत एकदम दयनीय थी, यानी एकदम कह सकते थे बेचारी लग रही थी और कमजोर रोशनी, यानी चांदनी रात में चलना था उसको। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बूढ़ा इंसान हो और वो थक करके बैठ जाए। और लेखक को भी अपने ऊपर ग्लानि, यानी अपने ऊपर उन्हें खेद हो रहा था कि क्यों मैं इस बेचारी के ऊपर लद करके जा रहा हूँ और अगर इसका प्राणांत तो हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात ये बस पूरी तरीके से अगर खत्म हो गई और एकदम से खराब हो गई और चलाने योग्य नहीं रही तो इस बियाबान में, बियाबान मतलब सुनसान जगह में, यहीं पे हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ जाएगी। और देखा कि फिर हिस्सेदार साहब जो थे वो इंजन खोल करके कुछ उसमें बनाने बिगाड़ने का काम कर रहे थे
और किसी तरीके से फिर ऐसा होता है कि वो बस आगे चलती है, और उसकी जो चाल थी वो पहले से और कम हो गई थी, अर्थात वो और धीरे 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 चल रही थी। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लेखक कुछ दूरी चलते थे कि फिर बस खराब होती थी, कुछ ना कुछ पार्ट खराब होता था, फिर उसको सुधारा जा रहा था, फिर आगे चल रहा है, फिर खराब हो रही थी, और यही क्रम बार बार दोहराया जा रहा था। धीरे धीरे जैसे किसी वृद्धा की आंखें की जो ज्योति होती है वो जाने लगती है, अर्थात उम्र होने के बाद लोगों की जो आंखों की रोशनी होती है वो कम होने लगती है, और वही हालत इस बस की थी कि जो उसकी जो हेडलाइट कह सकते हैं, जो बस के आगे लगी होती है, वो उसकी जो रोशनी थी वो भी धीरे 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 एकदम खत्म हो गई थी। और वो बस अपने रोशनी के सहारे नहीं, बल्कि जो चांदनी रात की जो थोड़ी बहुत रोशनी थी उसी के सहारे रास्ते को टटोल टटोल के ऐसा लग रहा था कि रेंग रही हो, और खोज खोज के रास्ते को धीरे 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 बस किसी तरीके से चल रही थी। और यदि आगे या पीछे से कोई दूसरी गाड़ी आ जाती थी तो ये एकदम से किनारे जा करके इस बस को खड़ी कर देते थे, और जैसे ये बस कह रही हो कि भाई निकल जाओ, तुम लोग तो जवान हो, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अगर भाई अब इतनी ज्यादा हालत खराब है और उसमें रोशनी भी नहीं है और कुछ ना कुछ उसका पार्ट खराब ही हो रहा है, तो वो बहुत आसानी से तो दूसरे को पास देते हुए नहीं निकलेंगे। और उन्हें कहीं ना कहीं डर भी रहता था, जो ड्राइवर थे उनको भी डर था कि कहीं ये दूसरी बस से न टकरा जाए, क्योंकि उसमें रोशनी भी नहीं थी। इसीलिए जब भी कोई गाड़ी वो देखते थे तो एकदम किनारे खड़े कर लेते थे। और ऐसा हुआ कि एक जो छोटा सा पुलिया आया, उसके ऊपर पहुंचते ही जो बस का टायर था वो फिस करके बैठ गया, यानी जो बस का टायर था वो फट गया, और बस वहीं पर रुक गई। लेकिन और बहुत तेजी के साथ रुकी, क्योंकि टायर फट गया था, तो वो वहीं पे रुक गई, हिल करके थम गई। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि बस की स्पीड इतनी कम थी कि कुछ असर नहीं हुआ। अगर वो स्पीड ज्यादा होती तो शायद वो उछल करके उसी नाले में गिर जाती जिस पुलिया पर वो रुकी थी। तो उन्होंने बड़ी ही, जो लेखक थे, इतनी सब दुर्गति होने के बाद बस की तो बहुत मतलब कह सकते हैं श्रद्धा भाव से उनके मन में, एक कह सकते हैं कि हिस्सेदार, यानी जो बस के हिस्सेदार थे उनके लिए बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और बहुत दयनीय आंखों से वो उनको देख रहे थे कि जब तुम टायरों की हालत देख रहे हो, कितने टायर घिस चुके हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों को जान हथेली पर लेकर के इस बस से सफर करवा रहे हो, तो ऐसा जो तुम्हारा उत्सर्ग है ये एकदम दुर्लभ है, अर्थात ये आपका जो बलिदान है ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन बलिदान स्वयं दिया जाए तो अच्छा है, दूसरों से जबरदस्ती बलिदान दिलाना तो सही बात नहीं है। और लेखक भी यही कह रहे थे कि भाई आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग हो तब तक तो सही, भाई बलिदान या कुर्बानी देश के लिए दिया जाए, किसी अच्छे काम के लिए दिया जाए तो चलिए भाई हमारा बलिदान सफल भी हो। लेकिन जबरदस्ती का और बिना मतलब का, बिना किसी क्रांतिकारी आंदोलन का ऐसे ही सिर्फ बलिदान दिलाना ये तो सही बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने, जो लेखक बस के हिस्सेदार थे, उनको बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा था कि वाकई आपके जो साहस है वो एकदम, उसको तो मानना ही पड़ेगा। और अगर बस नाले में गिर जाती तो जितने भी लोग थे वह सब का सब वहीं पर समाप्त हो जाते, और ऐसा लेखक सोच रहे थे कि अगर हम इस बस के साथ इस नाले में चले गए होते तो मरने के बाद जैसा लग रहा था कि जैसे देवता होते वो बाहें फैला करके, जैसे कोई अगर बहुत दिनों के बाद किसी से मिलता है तो दूर से उसके लिए बाहें फैला करके गले लगा लेता है, तो वही वो कह रहे हैं कि जो देवता थे वो भी बाहें फैला करके हमारा इंतजार कर रहे होते और कहते कि चलो भाई ये वही महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, या अर्थात मर गया पर टायर नहीं बदला। तो इस महान आदमी की जो स्वागत के लिए भगवान भी जो थे वो बाहें फैला करके उसका स्वागत करते। मतलब ये जो बलिदान था ये बिना मतलब का बलिदान था, और ये बलिदान सिर्फ एक टायर के लिए दिया गया है। फिर क्या होता है कि भाई अब दूसरा जो घिसा हुआ टायर था, क्योंकि एक टायर फट चुका था, फिर वो दूसरे घिसे हुए टायर को लगाते हैं और फिर बस किसी तरीके से धीरे धीरे चलने लगती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी अब लेखक समझ गए थे कि अब तो हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, और जो हम ट्रेन पकड़ के वापस जाने वाले थे वो ट्रेन हमें मिलने से तो रही। और जो लेखक थे उन्होंने कहा भी कि अब मैं पन्ना पहुंचूंगा भी कि नहीं पहुंचूंगा, ये सब मैं सोचना एकदम बंद कर दिया हूँ।
पन्ना पन्ना क्या, कहीं भी और कभी भी पहुंचने की जो उम्मीद थी लेखक की, उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दी थी इस बस की हालत को देख करके और इस बस की स्पीड को देख करके। उन्हें तो ये लग रहा था कि अब सही सलामत या जीवित हम जहाँ जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये जो बस है इसकी यात्रा कभी समाप्त तो होगी ही नहीं और मेरी पूरी जिंदगी जो है इसी बस में गुजर जाएगी और इस लोक से अब मैं सीधे उस लोक में ही प्रस्थान करूंगा, अर्थात धरती से अब मृत्यु लोक में ही जाकर के मेरी यात्रा समाप्त होगी, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर उनका कोई मंजिल नहीं रह गया था, क्योंकि उन्होंने अपने मन से निकाल दिया था कि शायद ये बस हमें पन्ना पहुंचाएगी भी कि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी मंजिल पन्ना पहुंचना था और वहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। तो उन्होंने ये सारी उम्मीदें और सब कुछ छोड़ दिया था और जो उनका कह सकते हैं तनाव था, तो बेचैनी या टेंशन था, चिंता था, वो सब कुछ उनका खत्म हो चुका था और वो ऐसे उस बस में बैठे हुए थे जैसे कोई बहुत इत्मीनान के साथ, अर्थात बहुत शांति से निश्चिंत होकर के अपने घर में बैठता है, क्योंकि अपने घर में बैठे हुए इंसान को उतनी चिंता कहीं जाने आने की रहती नहीं है। तो उसी तरीके से लेखक भी उसमें फाइनली उस बस में इस हिसाब से बैठे थे कि उनकी पूरी चिंता समाप्त हो गई थी और अब वो समझ गए थे कि अब इसमें ही हमारी यात्रा जिंदगी भर चलती रहेगी और पता नहीं इसी लोक से बैठे बैठे मैं उस लोक न पहुंच जाऊं इसी बस में। और फिर वो सब जो तनाव, बेचैनी और जो परेशानियां थी वो सब भूल जाते हैं और आपस में सब लोग ये हंसी मजाक करने लगते हैं। इस पाठ का सार इस प्रकार है कि उन्हें जाना था जबलपुर और वहां से ट्रेन से जाना था, पर उनको बहुत सारे लोगों ने ये सलाह दी थी कि आप इस बस पे यात्रा मत करिएगा, लेकिन उन्होंने किसी की सलाह नहीं मानी और वो उस बस में बैठ जाते हैं और उस बस को देख करके जो लेखक थे वो हंसी मजाक में ही कहते हैं कि ये बस में बैठने के लायक नहीं बल्कि पूजा करने के लायक है और उसकी नाजुक हालत को देख करके लेखक के आंखों में बस के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाते हैं और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बस ही इंजन है और सीट पर बैठकर वो सोचने लगते हैं कि मैं सीट पर बैठा हूँ या सीट ही मेरे ऊपर बैठी हुई है। और बस को देख करके वो कहते हैं कि इस बस ने जरूर जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था उस समय उस आंदोलन में इसने हिस्सा लिया होगा, क्योंकि इस बस के सारे पुर्जे एक दूसरे के साथ असहयोगी कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे का साथ बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। और कुछ समय की यात्रा के बाद क्या होता था, वो बस रुक जाती थी, पता चलता था पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। फिर उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका ब्रेक फेल हो जाए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि इसकी स्टेयरिंग भी टूट जाए। और जितने भी पेड़, झील या फिर नदी नाले जो भी उनको दिख रहा था, तो उनको लगता था कि कहीं ये बस उस पेड़ से न टकरा जाए, कहीं ये बस उस नाले में न गिर जाए। और फिर तब तक अचानक बस फिर रुक जाती है और जब फिर से रुकती है तो जो लेखक का मन था वो आत्मग्लानि से, यानी उनको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और पर मतलब कहे कि खेद भी होता है कि क्यों मैं इस इतनी बूढ़ी बस पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी ही गलती है। फिर वो इंजन को फिर से ठीक किया जाता है और फिर वो धीरे 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 चलने लगती है और आगे जा करके एक पुलिया आता है और वहां पर वो उस बस की टायर पंचर हो जाता है। अब फिर जो दूसरा भी पहिया वो लगाते हैं तो वो टायर वो भी उतना ही घिसा पिटा था, इसीलिए अब लेखक समझ गए थे कि हमें कहाँ पहुंचना है। वो अब मैं उम्मीद छोड़ देता हूँ और पूरी तरीके से चिंता मुक्त होकर के हंसी मजाक करने लगते हैं और अंत में लेखक डर का त्याग करके आनंद उठाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक अनुभव ही है और स्वयं को उस बस का हिस्सा स्वीकार कर सारे जो डर थे वो अपने मन से निकाल देते हैं। ये एक हास्य व्यंग पाठ है और इसके जरिए लेखक ने यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि किसी को भी अपने थोड़े से पैसे के लालच या स्वार्थ में इतने लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमने देखा भी है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि हाँ इस बस की हालत सही नहीं है या इसका टायर सही नहीं है या इस बस में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको चलाते हैं कि अरे चलो चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने थोड़े से आप प्रॉफिट या लाभ के चक्कर में इतने लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा भी गया है कि बसों का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी छोटी सी गलती की वजह से, कभी टायर फट जाने की वजह से, जिसमें कितने ढेर सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हास्य व्यंग में ही यानी हंसी मजाक में ही लेखक ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और आज के समय में लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि वो अपने लाभ और अपने स्वार्थ के आगे किसी के भी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।